हाँ भाई, तो एसी चैप्टर के न्यूमेरिकल बताए थे ना लास्ट टाइम पे, थोड़े न्यूमेरिकल और देख लो इसके। जैसे कि छोटे छोटे सवाल भी देख लेने हैं। जैसे कि एक 11 नंबर क्वेश्चन है अपनी शीट में नहीं है, बुक में। उसमें कह रहा है 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली, यानी एल का मान दिया है 100 मिली हेनरी, ठीक है। इंडक्टेंस दिया है 50 हर्ट्ज आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करें, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात का मतलब क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सएल, प्रेरण प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो एक्सएल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ओमेगा एल। भैया इन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है हमें, जो समझ लेना बात को, चाहे बायो वाले हो मैथ वाले हो, कम से कम एक बार सवाल को तसल्ली से पढ़ना ज़रूर है, ठीक है। और फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल का तोड़ यही है, आपको सारे के सारे फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक। इसलिए हमने बीच में वो फॉर्मूले वाला सिस्टम चालू करा था। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं 100%, इस बात को मान के चलो आपका सवाल ज़रूर हो जाएगा, समझ रहे हो? 100% समझे, क्योंकि बोर्ड उतने कठिन सवाल नहीं बनाने वाला है, आप समझ लो बात को। ये कोई नीट का या मेंस का एग्ज़ाम नहीं है, ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, समझे? तो नॉर्मल सवाल आएंगे आराम से। तो सारे के सारे फॉर्मूले हमें ज़रूर लर्न करने हैं, समझिए। ओमेगा एल कर दो, ओमेगा का फॉर्मूला खोलो 2πf_L, तो 2 × पाई रहने दो अभी, एफ़ की वैल्यू रखो 50, एल हो गया 100 और मिली का मतलब 10⁻³ 100 गुणा कर दो, 50 दूनी 100, 100 × 100 10⁻⁴ हो गया, नहीं हो गया? 50 दूनी 100, 2 बिंदी वहाँ 2 बिंदी वहाँ 4 बिंदी और -3 तो है ही, 4 + 3 तो 10 10 पाई आ गया। लो एक्सएल की वैल्यू 3.14 का गुणा कर देना चाहो तो पाई की जगह रख के। और देखो एक सवाल, जैसे 24 है, बुक में है। तो कह रहा है 0.21 हेनरी का प्रेरकत्व, यानी कि एक कुंडली लगा रखी है एल बराबर 0.21 हेनरी की, ठीक है। 12 ओम का एक प्रतिरोध लगा है, आर बराबर में 12 ओम का, ठीक है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से ये जुड़े हुए हैं। एक एसी वोल्टेज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति, ठीक है। परिपथ में धारा का मान, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। तथा धारा और वोल्टेज के मध्य कला कोण का मान ज्ञात करें, यानी कि एक तो फाई की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। और एक क्या चाहिए, करंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है भाई। तो ध्यान रखो जब भी ये वोल्टेज देता है आरएमएस वैल्यू है, ये अपने पास है VRMS, समझ गए? तो अपन जानते हैं करंट हमें निकालनी है, इसका मतलब एक तरह से IRMS आपसे पूछ रहा है, तो I बराबर होता है V/R, VRMS। अब R तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 2 लोग हैं ना, तो Z लिखेंगे फिर। और यहाँ पे Z का फॉर्मूला क्या होगा, √R² प्लस में XL²। तो एक काम करो, पहले ही आप XL निकाल लो, यहाँ पे पहले प्रेरण प्रतिघात, ठीक है। प्रेरण प्रतिघात जिसकी वैल्यू अभी बताई ना, क्या फॉर्मूला आता, 2πfL, 2 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो और फ्रीक्वेंसी है 50 कर दो और एल का मान 0.21 कर दो, ठीक है। 7 से 21 कट गया 3 बार, 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 50 दूनी 100, 100 का गुणा 0.03 में करोगे 2 अंक वाला पॉइंट कट जाएगा और 22 दिया होगा 66 ओम। फिर देखो 50 दूनी 100, 2 बिंदी आएंगी ना 0 0, तो 0 0 से 2 अंक वाला पॉइंट कट जाएगा, 3 बचेगा, 22 में गुणा कर दो 66 ओम आ गया एक्सएल का मान, ठीक है। अब VRMS तो दिया है 220, Z बराबर क्या होगा, √R² प्लस में XL²। तो R की वैल्यू 12 है
और एक्सेल की वैल्यू भी निकाली तुमने 66 का स्क्वायर। करो इसको, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 66 का स्क्वायर कितना होगा? जाएगा 4356, चेक कर लेना। तो 220 बटे में रूट के अंदर इनको ऐड करो, 6 अच्छा 10 की जीरो हासिल 1, 5 6 अच्छा 10 की जीरो हासिल 1, 3 4 5 4, ठीक है। 4500 आ गया है। तो 220 बटे में 4500 को अपन लिख सकते कितना, 5 × 900। तो 220 बटे में 5 का रूट 5 और 900 का रूट हो जाएगा 30, जीरो से जीरो काटो, 22 बटे में 3√5 एम्पियर, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और पूछ रहा अपने से, वोल्टेज और धारा के मध्य में कला कोण, RL सर्किट का डायग्राम याद होना चाहिए। यहाँ पे था VL, सॉरी VR, यहाँ पे कौन था VL, डिब्बा बनाया था, ये बनाया था, ये था वोल्टेज, ये था फाई। अगर ये VL है तो सामने भी VL होगा। VL का फॉर्मूला IXL, VR का फॉर्मूला IR और टोटल V का फॉर्मूला IZ। समझ गया ना, ये IZ है V, ये IXL है VL और ये VR है IR और ये है एंगल फाई, वोल्टेज और धारा के बीच में। यहाँ पे धारा दर्शाते ना बोलो, ये वोल्टेज है और ठीक है। तो कैसे निकालोगे, ये वाला कोण चाहिए हमें, कुछ भी लगा लो जो आपकी मर्जी हो। tan फाई लगाओ, tan फाई tan बराबर लंब बटे आधार, लंब कौन है VL या IXL, नीचे कौन है VR या फिर IR, आई से आई निपटाओ, XL 66 और कैपिटल R की वैल्यू दी है ना सवाल में 12, तो 12 लिख दो। अब हमें तो फाई चाहिए, जब फाई के लिए tan को यहाँ से यहाँ भेजोगे बन जाएगा tan इनवर्स 66 बटे में 12, इस तरह से, ठीक है। इसको नोट कर लेना। फोटो खींच गई इसकी। नेक्स्ट, तो नंबर है 48। इसमें क्या कह रहा है कि LCR परिपथ है, ठीक है। कुंडली के सिरों के बीच 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभव लगाया गया है। ये वोल्टेज हो गया 300 वोल्ट और ये हमेशा ध्यान रखो RMS वैल्यू होती है जो भी आपको दिया जाता है, ठीक है। परिपथ में प्रेरण प्रतिघात, चलो सीधा प्रेरण प्रतिघात दे दिया उन्होंने, XL की वैल्यू 50 ओम, ठीक है। XL की वैल्यू कितनी दी है 50 ओम और प्रेर की प्रतिघात की वैल्यू दी है 50 ओम और ओमीय प्रतिरोध यानी कैपिटल R की वैल्यू दी है 10 ओम। तो परिपथ की प्रतिबाधा, पॉइंट्स क्या क्या पूछे, एक तो पूछी उन्होंने प्रतिबाधा यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। दूसरा पॉइंट क्या पूछा उन्होंने, कोणीय आवृत्ति, ठीक है। कोणीय आवृत्ति नहीं निकाल पाओगे आप यहाँ पे,
परिपथ की प्रतिबाधा और LCR के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करें, यानी कि VL, VC एंड VR, इनकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है। और तीसरे पॉइंट में कह रहा, यदि L बराबर 25 ओम है, ओम नहीं हेनरी, 2.5 हेनरी, L बराबर 2.5 हेनरी हो तो ओमेगा की वैल्यू बताओ, कोणीय आवृत्ति बताओ। और वोल्टेज फोर्थ पॉइंट में कह रहा है, वोल्टेज तथा धारा की समीकरण बताओ। ये बढ़िया सवाल है, इसमें सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले प्रतिबाधा चाहिए जेड। ठीक है भाई, क्या चाहिए? प्रतिबाधा जेड। तो एक बात देखो ज़रा, ये जो LCR बने हुए हैं उनमें प्रेर की प्रतिघात XL और धारतीय प्रतिघात XC दोनों बराबर नहीं है, बोलो। चूँकि जो XL है वो बराबर है XC के, अतः अनुनाद हुआ कि नहीं? अनुनादिक की स्थिति है ना? है अनुनाद की स्थिति की नहीं? और सुनो, यहाँ तो XL XC डायरेक्ट दिए हैं, मे भी सवाल में आपको XL निकालना पड़ता ओमेगा L लगा के, या XC निकालना पड़ता 1/ωc निकाल के। अगर दोनों बराबर आ जाएं दैट मीन्स कौन सा अकरेंस हो रहा? अनुनाद की स्थिति हो रही है, रेजोनेंस हो रहा। और रेजोनेंस की स्थिति में जो टोटल प्रतिरोध जेड है वो सीधा बराबर होता R के, ख़त्म बात। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता जेड का? √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस में R²। अब एक्चुअली XL XC हो गया बराबर, काट देंगे एक दूसरे को और इनका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो R आ जाएगा बाहर, समझ गए। और R का मान हमें दिया था उनने, कितने ओम? 10 ओम। समझ में आई बात कि नहीं? ये हो गया अपना। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो क्या पूछ रहा। दूसरे पॉइंट में पूछ रहा कुंडली के सिरों पर विभव, संधारित्र के सिरों पर विभव और प्रतिरोध के सिरों पर विभव। ठीक है। पोटेंशियल चाहिए इन तीनों के सिरों पर, उसके लिए हमें पहले करंट चाहिए। तो करंट I बराबर में क्या होता है? V/Z। वोल्टेज उनने कितना बोला था? 300 Z। ठीक है। तो कितना है Z का मान? 10, 0 हटा दो, 30 एम्पियर। थर्ड पॉइंट फिर कह रहा अगर L का मान 2.5 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोणीय आवृत्ति, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा बराबर क्या होता? सॉरी, XL बराबर क्या होता? ओमेगा L। अब XL की वैल्यू तो उन्हें दी है हमें खुद, कितनी दी? 50। ओमेगा हमें निकालना है और L की वैल्यू है 2.5। 2.5 को नीचे भेजो, पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 25 से काटो 20 बार। ठीक है। रेडियन प्रति सेकंड में आता है। ये अपना ओमेगा आ गया ये अपना। ठीक है। इसके बाद फिर अपन से कह रहा है कि वोल्टेज और धारा की समीकरण बताओ। LCR परिपथ है। ठीक है। तो V बराबर क्या होगा? V बराबर क्या होगा हमारा? इक्वेशन क्या होती? V0 sin ω t, यही इक्वेशन होती। और धारा की इक्वेशन क्या होती है? I बराबर में I0 sin ω t प्लस में फाई। एक बात बताओ, यहाँ प्लस फाई होगा या माइनस फाई होगा? RLC सर्किट है, इसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि प्लस फाई होगा या माइनस फाई होगा। अगर RL सर्किट है, लिख लेना इस चीज़ को, अगर RL सर्किट है धारा में ऑलवेज माइनस कर देना, क्योंकि धारा वहाँ पे पीछे होती। ठीक है। अगर RC सर्किट है तो धारा में हमेशा प्लस कर देना, वहाँ धारा आगे होती है। ठीक है। और अगर RLC सर्किट है उसमें आप डिसाइड नहीं कर सकते। समझ आ रही बात कि नहीं? अच्छा, यहाँ की सिचुएशन देखो अब जरा, फिर क्या करेंगे। यहाँ की सिचुएशन में उन्होंने कहा कि अनुनाद की स्थिति है, Z सीधा R के बराबर है, और जब Z R के बराबर है इसका मतलब ओम ही परिपथ है, रजिस्टिव सर्किट है। और रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज और धारा कैसी कला में होते हैं? समान कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। दैट मीन्स यहाँ प्लस फाई लगाने का कोई मतलब नहीं है, फाई की वैल्यू 0 है यहाँ पे। अगर यहाँ ओमेगा टी है तो यहाँ पर भी ओमेगा टी रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें ज़रूरत पड़ी V0 और I0 की। ठीक है।
तो 19वें सवाल में जो वोल्टेज दिया था वो हमेशा RMS मान होता है, ध्यान रखो, ठीक है। तो VRMS का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, V0/√2, है कि नहीं, ठीक है। तो VRMS की वैल्यू तो दी है उन्हें 300, V0 हमें चाहिए, √2 लगा रहेंगे तो आ जाएगा 300√2, आएगा कि नहीं। इसको यहाँ रखवा दो, V = 300√2 साइन ओमेगा टी। ये देखो ओमेगा भी निकाला था अपन ने, कितना आया था 20, और टी, ये बनी वोल्टेज की इक्वेशन। सेम चीज़ करंट में करेंगे। IRMS तो पता चल गया था हमें, यही है IRMS। अब VRMS से हम निकाल के लाओगे तो IRMS ही आएगा वो, ठीक है। तो IRMS बराबर में I0, तो I0 बटे में √2 करो इसको भी। IRMS की वैल्यू कितनी आई थी 30, √2 का गुणा कर दो 30√2, ये I0 हो जाएगा। इसको यहाँ यूज कर दो, तो I बराबर में I0 यानी कि 30√2 साइन ओमेगा टी यानी 20t। समझ गए ना। यहाँ तो आपकी किस्मत अच्छी है कि अनुनाद की स्थिति है। RL सर्किट होता है या RC होता है या मान लो चलो RLC भी होता जिसमें XL XC बराबर नहीं होते, ठीक है, तब तो मैं डायग्राम बनाना पड़ता, समझ गए ना। वहाँ से हमने को फाई निकालना पड़ता वो त्रिभुज वाला, समझ गए ना। त्रिभुज में यहाँ पे क्या होता अपना RLC सर्किट में, RLC में ऊपर VL होता, नीचे VC होता, ठीक है। यहाँ पे VR होता, फिर सबसे पहले VL VC का परिणाम ही यहाँ आता तुम्हारे, यही बड़ा VL है, VL और VC का परिणाम ही थोड़ा छोटा आएगा, VL - VC। फिर डिब्बा बनाएंगे, ये VL - VC है तो ये VL - VC होगा, ये परिणाम ही भी आएगा जो कि फाई है, समझ गए। ये VL - VC है ये वाला, ठीक है। सामने इसके ऊपर VL था नीचे VC था, तो VL और VC का परिणाम ही आया छोटा सा, VL - VC। फिर VL - VC का और VR का परिणाम ही चाहिए, तो इसको पहले सामने बनाओ, VL - VC और VR, इन दोनों का परिणाम ही आ गया हमारा V, जो कि धारा से कितना फाई अग्रगामी है, ठीक है। तो यहाँ से 10 फाई लगा लेते फिर जिससा ही बनता, ठीक है। चलो नोट करो इसको, बस ये आखिरी सवाल था इसी का। हो गया। नेक्स्ट हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन होती हैं, प्रकाश ही हमारा जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह काम करता है। इनके सारे गुण लिखवाए थे हमने, सारे गुण पढ़ लेना, यही पूछते हैं, समझ गए ना। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या है, इनके गुण लिखी है, तो इनके गुण याद कर लेना। इनकी स्पीड प्रकाश की चाल के बराबर ही होती है। इनमें 2 तरह के गुण होते हैं, विद्युतीय गुण भी होते हैं, इनमें चुम्बकीय गुण भी होते हैं। और तरंग संचरण की जो दिशा है वो विद्युत और चुम्बक की लंबवत होती है। ये वाला डायग्राम बनाया था ना अपन ने, इस टाइप से, ये वाला बनाया था ना, तो वही चीज़ है। मतलब जब एक चीज़ ऐसी रहेगी, अगर विद्युत क्षेत्र ऐसा है तो चुम्बकीय क्षेत्र ऐसा रहेगा फ्लैट में, ठीक है। और अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे फ्लैट में है तो चुम्बकीय क्षेत्र फिर ऐसे रहेगा, समझ गए ना। दोनों के बीच में एंगल 90 बनेगा प्रॉपर। और ये वेव जो है वो लगातार जो है वो कहाँ बढ़ती जाएगी, आगे, इस तरह से, समझ रहे ना बात को, इस तरह से आगे घूमती जाएगी, ठीक है। एक तरफ अगर हमारा E है तो ये हमारा V होगा, ठीक है, और ये हमारी चलने की दिशा होगी, समझ गए ना बात को। तो ये सब गुण हमने लिखवाए थे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के, वो सब गुण पढ़ लेना, बहुत आसान है, वो सब पढ़ लोगे आप, ठीक है। अच्छा
इनमें इसके अलावा जो है, इनमें पूछते हैं कि जो तरंग संचरण है, तरंग संचरण कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ, उसकी दिशा क्या होगी। तो ध्यान रखो, तरंग संचरण की दिशा, ठीक है, यानी कि कंडक्शन ऑफ वेव की जो डायरेक्शन है या प्रोपगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन है, वो होती है हमारी ई क्रॉस बी। समझ गए ना बात को। मैथ वाले समझते हैं जब दो लोगों को क्रॉस करेंगे, जैसे हमने आपसे बोला कि ये हमारा कौन है, ये हमारा बी है, ये हमारा, कैसे बताएं, अभी ठीक है, सुनना, ये ऊपर की तरफ हमारा ई हो गया, सामने की तरफ हमारा बी हो गया। अब अगर इन दोनों को हमने क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करने पे जो आंसर मिलता है वो कहाँ आता है, इन दोनों के लंबवत बाहर, ऐसे, नहीं समझे, इन दोनों से 90 डिग्री बाहर इधर। इसीलिए हमने क्या करा, इन दोनों को क्रॉस कर दिया, क्योंकि जो तरंग संचरण है वो ई और बी दोनों के लंबवत आगे चलती है। ई ऊपर है, बी सामने है, तो तरंग संचरण है वो आगे की तरफ होगा। ध्यान रखो, यही इसका सदिश रूप है। एक क्वेश्चन दिया हमने शीट में, किधर ई और बी के लंबवत तरंग संचरण की दिशा का सदिश रूप बताइए। ये सदिश रूप तरंग संचरण की दिशा का क्या होता है, ई क्रॉस बी। समझ में आ गई बात कि नहीं। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला भी याद रखना है इस चैप्टर में, इस पर सवाल आते हैं 1 नंबर में, ई अपॉन बी बराबर में सी होता है। ध्यान रखना इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में सवाल आ जाता है, बच्चे फॉर्मूला भूल जाते बस इसका। ठीक है, तो ई अपॉन बी बराबर में क्या होता है, सी, जहाँ पे ई विद्युत क्षेत्र का आयाम है, कहीं कहीं ई नोट वी नोट भी लिखे रहते, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आयाम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, विद्युत क्षेत्र का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी नोट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। ठीक है, और बराबर में सी, प्रकाश की चाल। एक सवाल भी है उसमें, विद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताओ, यानी बी नोट की वैल्यू पूछ रहे। सी तुम जानते हो, 3 गुणे 10 की 8, बी नोट को यहाँ लाना, इनको नीचे भेज देना, सिंपल। ठीक है, आ जाएगा। मी नोट एप्सिलॉन में संबंध पहले बता चुके हैं हम, क्या होता, 1/√, मी नोट एप्सिलॉन नोट बराबर में क्या होता, सी, प्रकाश की चाल। मी नोट निर्वात की वैद्युत चुंबकशीलता, एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता, रूट और 1 करते हैं तो सी के बराबर आता है, प्रकाश की चाल के बराबर। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी तरंगें होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसमें कौन कौन सी तरंगें होती हैं, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी, दृश्य, आवृत, माइक्रो और रेडियो, ये सब तरंगें होती हैं। इन सब तरंगों के बारे में आपको दो उपयोग याद करने, ये आपका काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। समझ गए ना, एक्स किरणों के उपयोग 1000 बार पूछे गए। समझ गए ना, विद्युत चिकित्सा में करते हैं, ठीक है, एक्सरे वगैरह में करते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, दो उपयोग याद करने हैं सबके। समझ गए, गामा किरण, एक्स किरण, परावैगनी, दृश्य, आवृत, माइक्रो और रेडियो। समझ में आई बात कि नहीं। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण याद कर लेना, उनके हमने कैरेक्टरिस्टिक लिखवाए थे, कौन कौन से गुण होते हैं इनमें, सबसे पहले वही बता रहे थे हम आपको। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना, 1 नंबर में अक्सर पूछ लेते हैं, ये जो तरंगें लिखी ना, स्पेक्ट्रम, गामा स्पेक्ट्रम, एक्स स्पेक्ट्रम, परावैगनी, दृश्य, आवृत्त, माइक्रो, रेडियो, ये सारी तरंगें आती हैं सूर्य से। इनमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, वो सब चीज़ें पूछता है। तो ध्यान रखो, जो गामा किरणें हैं इनकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ कम होती है, सबसे कम, और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। समझ में आई बात कि नहीं। गामा किरणें जो है वो कैसी हैं, इनका तरंग दैर्घ्य कम होता है, वेवलेंथ कम होता है, और इनकी जो आवृत्ति है वो ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और रेडियो तरंगें जो हैं इनका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, ठीक है, और आवृत्ति कैसी है, कम है। समझ आई बात कि नहीं। इन सब के दो यूज याद करने हैं, ये पॉइंट हमने आपको बताई दिए। ठीक है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत लिखवाया हमने, कॉपी में पढ़ लेना एक बार, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है।
नेक्स्ट अपना खुल गया ऑप्टिक्स, लेंस दर्पण वगैरह, ठीक है। फोटो खींचो। हटाएं। पहले तो जो 30 नंबर वाले सवाल हैं वो सब एक एक नंबर के सवाल हैं, एक या दो दो नंबर वाले। जैसे कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। हमने आपको बताया था कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स द्वारा एब्जॉर्व कर लेते पहले। धूल मिट्टी के कारण, गैस के कारण वो ज़मीन प्रकाश को एब्जॉर्व कर लेंगे पहले, ठीक है। और एब्जॉर्व करने के बाद कुछ समय के बाद वो अपने अंदर से वो प्रकाश को बाहर निकालते हुए प्रकीर्णित करेंगे, समझ गए ना, उत्सर्जन करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन करते हैं, समझ गए, वो कौन से रंग का करते हैं? नीले रंग का। हर जगह नीला नीला फैल जाएगा, समझ गए ना, इनसे भी तो सब जगह नीला नीला हो जाएगा। लेकिन कौन से का नहीं करते? रेड कलर का। जो सूर्य है वो रेड कलर का उत्सर्जन नहीं करता है, रेड यहीं रह जाएगा, नहीं समझे बात को, और नीला सब जगह फैल जाएगा। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, ठीक है, सुबह और शाम को इसके आसपास का माहौल लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग को फैला नहीं रहा, वो यहीं समेट के रख लिया, इसलिए वहाँ आसपास लाल लग रहा है। और हर जगह कौन सा फैला दिया? नीला। समझ गए बात को? तो ये प्रकीर्णन पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद है छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि अपना अपवर्तन है, पहले तो रिफ्रैक्शन, इसका बता दिया ना हमने, प्रकीर्णन होता है। रिफ्रैक्शन में जो, रिफ्रैक्शन में क्या है, जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, ठीक है, अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन मतलब डेंसर, विरल मतलब रेयरर, ठीक है। तो सघन से विरल में जा रही है। सघन का मतलब यहाँ पे अणु पास पास में है, गाढ़े द्रव। विरल का मतलब जिनके अणु दूर दूर हैं, जैसे कि वायु है, ठीक है, ये सब। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगी तो विरल में चलने की जगह बहुत ज़्यादा है, सीधे आ रहे थे अपन लोग, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यहाँ जो अविलंब है ना, परपेंडिकुलर, तो जाना चाहिए था सीधा, इससे दूर को भागेंगे अपन लोग, समझ गए ना, इससे ऐसे निकल जाएंगे, जा रहे थे सीधे, और समझ गए ना। तो ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी अपवर्तित किरण है। ये एंगल आपतन कोण है आई, ये एंगल अपवर्तन कोण है आर, समझ गए ना बात को, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अविलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में अपवर्तन कोण, स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, यही अगर मान लो विरल से सघन में आती फिर क्या होता? ये विरल है, ठीक है, और हमें विरल से जाना है सघन में। अब सघन में अणु में बहुत पास पास, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो अपन लोग ये जो अपना अविलंब है इसका सहारा लेते हैं, इसी की तरफ मुड़ जाते, जा रहे थे दूर, पास में आ जाएंगे ऐसे, ये लो, समझ गए ना। ये आपतन कोण आई है, अपवर्तन कोण आर है, समझ गए ना बात को। तो ये हमारा विरल से सघन में हो गया। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। अब अपवर्तन के हैं दो नियम। कौन कौन से नियम है? कि आपतित किरण, ठीक है, और अपवर्तित किरण, अविलंब, ये तीनों एक ही तल में है। ये देखो इसी पे तो बने,
सब इसी पे मिल रहा है कि नहीं, इसी पे आपतित किरण है, इसी पे अपवर्तित है, ठीक है, इसी पे अभिलंब है। तो पहला नियम तो यही हो गया। दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण की जया है यानी कि साइन आई, आपतन कोण आई है उसकी जया यानी इंसिडेंट एंगल, उसकी जया यानी उसका साइन, और अपवर्तन कोण रिफ्रैक्शन एंगल जो है उनकी जया, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं 1n2, समझ गए ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 फर्स्ट मीडियम, पहले के सापेक्ष, ध्यान रखो जो आगे लिखा होता है उसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जिसके सापेक्ष है वो नीचे लिखना है, पहले के सापेक्ष तो n1 नीचे लिखेंगे, समझ गए ना, और दूसरा का है तो n2 ऊपर लिखेंगे यानी n2/n1, 1n2 का मतलब n2/n1। इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, समझ गए ना। साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 या n2/n1, जो बहुत पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्नेल का नियम है, देख लो इसको भर के एक बार, ठीक है। पहले के सापेक्ष दूसरा 1n2, ठीक है, 1n2 बराबर n2/n1, क्लियर होगी। बराबर क्या होता है साइन आई बटे में साइन आर, ठीक है। अब इसी में जाके एक परिभाषा बनती है हमारी क्रांतिक कोण की, कौन सी, क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल। तो ये क्या होता, पहले तो हमेशा ध्यान रखो क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा जब तुम सघन से विरल में जाओ, सघन से कहाँ जाओ, विरल में, समझ ना आपको ये वाला केस। तो देखना, सोचो अभी लाइन ऐसी आई, इधर मुड़ गई, अगर हम लाइन को इधर और खींचें थोड़ा और ऊपर बढ़ेगी ये, नहीं समझे हमने, इसको इतना खींच दिया तो ये और ऊपर चली गई। अगर थोड़ा और खींचा नीचे की तरफ अविलंब से दूर, तो एक टाइम ऐसा आएगा इधर आने के बाद 90 डिग्री पे जाने लगेगी। तो वही आपतन कोण जिस पर 90 डिग्री पे जाने लगे, ये चीज़, यही हमारा सी के बराबर होता है, यानी क्रांतिक कोण के बराबर होता है। क्या है, सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम है ना, वह आपतन कोण, वह इंसिडेंट एंगल जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण है, ये इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 90, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। फिर सुनो, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, यानी कि इतने कोण पे आपतित करो कि यहाँ विरल माध्यम में जो कोण बने अभिलंब के साथ वो कितने डिग्री हो जाए, 90 डिग्री फ्लैट, समझ गए ना। आए ऐसे हैं जाएंगे सीधे फ्लैट, समझ गए ना, तो अंदर नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, या इस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। अब जरा उसी फॉर्मूले में देखो आप, ऊपर का अपवर्तनांक n2 कर दो, नीचे का अपवर्तनांक n1 कर दो, ठीक है। चलो हाँ, तो बताओ वहाँ पे क्या बनेगा, साइन आई आपतन कोण, तो आपतन कोण तो हमारा साइन सी है, अरे यार आई का मानी तो सी के बराबर हो गया क्रांतिक कोण में, साइन सी बटे में साइन आर, अपवर्तन कोण हो गया 90, बराबर में है 1n2, 1n2 मतलब n2/n1, समझ रहे ना, n2/n1। n1 क्या था, विरल माध्यम, मान लो कि ये वायु है, कौन है, वायु, कौन है, वायु। तब बोलो साइन सी को यहीं रखो, साइन 90/1 हो जाएगा, बराबर n2/1, या अगर हम क्या करें, हाँ ठीक है रहने दो, ऐसी रहने दो, या तुम तो इतना याद रखो ये चीज़ हो जाएगी ऐसी, n2/n1 हो जाएगा, साइन सी बटे में साइन 90 जो है बराबर हो जाएगा n2/n1 के पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। क्लियर होगी बात, ये चीज़ ध्यान रखना। ये क्रांतिक कोण हो गया। अच्छा मान लो अगर इससे भी जाना झुकाए हमने थोड़ा, अभी और भी जगह है ना, तो हमने कहा और हम थोड़ा नीचे की तरफ लाइन ला रहे, तो अभी लाइन जो है वो इधर नहीं जाएगी अंदर, ना सरफेस पे आएगी और ऊपर को चली जाएगी, मतलब जिस माध्यम से आए थे टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाएंगे, समझे बात को कि नहीं, है ना। होना चाहिए था अपवर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहिए था, लेकिन तुम जिस एंगल पे भेज रहे वो क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा है, समझ गए ना, क्रांतिक कोण पे ठीक 90 डिग्री पे ज़्यादा बाउंड्री पे, और तुमने अगर और नीचे खींच दिया तो वो और ऊपर चली जाएगी, फिर समझ आई बात कि नहीं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए जो अपवर्तित किरण है, यानी कि जो बाहर निकलने वाली लाइन है वो उसी माध्यम में निकल जाती है जहाँ से आई थी, समझ रहे ना बात को, उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल है क्या, प्रकाशीय तंतु, फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है, घर में जो छतरी लगी हुई है, ठीक है, उसमें अपनी एक केबल जा रही है जो कि टीवी तक पहुंचती है तुम्हारे, है ना। ये जो केबल लगी है इसको कभी खोल के देखना, उसमें कई सारी परतें होती हैं। परतें क्यों बना रखी हैं हमने, ताकि अंदर से जो मैसेज आ रहा, सास बहू, डोरेमोन, जो भी आ रहा वो सब बाहर लीक ना कर जाए, समझ गए ना। तो अंदर क्या करते हैं, हम ऐसी होल बना के रखें, एक परत बना के रखें कि जो सामने ऊपर से जो मैसेज आ रहा यहीं से टकराए फिर यहीं लौट जाए, फिर यहीं टकराए फिर यहीं लौट जाए, बाहर ना निकल पाए। इसे अपन कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझ गए ना। ध्यान रखो, प्रकाशीय तंतु, फाइबर ऑप्टिक्स किस पे आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। ये ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। हो गई, नेक्स्ट। लड़कियों में अभी भी 2-3 लोग हैं जिनकी फीस सबमिट नहीं हुई है, फीस सबमिट करो, ठीक है। और आज कितनी तारीख है, शुक्रवार है ना आज। तारीख कितनी है, 10, 11, 12 तारीख को मिलेंगे आपसे, ठीक है। 12 तारीख को सभी को आना है, जो अभी आ रहे हैं वो भी, जो अभी नहीं आ रहे हैं वो पहले जुड़े थे वो भी, समझ गए ना। कोशिश करना 12 तारीख को सभी लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, समझ गए ना। बाद में हमसे मत कहना कि हमारा ये छूट गया वो छूट गया। 12 तारीख को आना ज़रूरी है, वहीं मिलेंगे आपसे, ठीक है। सभी जा सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कही कि हमारा तो महीना हो गया हम तो घर बैठे। जिसको आना है वो आ सकता है, ज़बरदस्ती किसी से नहीं है, ज़बरदस्ती हमने अपने साथ नहीं करी। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे एक क्वेश्चन है अपना, A&W का मान दिया है 4/3। हर किसी का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष होता है, ध्यान रखो। A&W इसका मतलब समझ रहे, वायु के सापेक्ष, आगे वाले के सापेक्ष, ठीक है। किसका, W फॉर वाटर, यानी जल का अपवर्तनांक। ऐसे लिखा आएगा हिंदी में, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तुरंत मान लगा, वायु के सापेक्ष मतलब वायु आगे लिखने, एयर, जल का है तो वाटर पीछे लिखना। इसकी वैल्यू है 4/3, ठीक है। फिर कह रहा है ANG, समझ गया हो गए, वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक जो है वो है हमारा कितना, 5/3। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ G/W, यानी कि ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक बताओ, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताओ। अब अगर कांच के सापेक्ष है तो उसको नीचे लिखोगे ANG, ठीक है। ग्लास के सापेक्ष है ना, उसको नीचे लिखो। वाटर का है तो उसको ऊपर लिखो A&W, समझ गए ना। अब A&W की वैल्यू दी है हमने तुम्हें 4/3, ANG की वैल्यू दी है तुम्हें 5/3। 3 से 3 निपटाओ, 4/5 यानी कि 0.8। समझ में आ गई बात। एक 6 नंबर का क्वेश्चन है शीट में ही, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल सब जानते हैं, 3 × 10⁸ है मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या कह रहा है, यदि n बराबर 1.5 है, मतलब पहले तो वायु में प्रकाश चल रहा था, अब किसी ऐसे माध्यम में चला गया जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, कांच का होता है 1.5। तो प्रकाश किरण पहले वायु में चल रही थी, अब कांच में चली गई, तो अब किसी और माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती। केवल एक ही चीज़ नहीं बदलती, कौन नहीं बदलती, आवृत्ति। ध्यान रखो, किसी भी माध्यम में जाओ, 1 सेकंड में जितने चक्कर वायु में लग रहे होंगे उतने चक्कर कांच में लगेंगे, उतने चक्कर जल में लगेंगे, उतनी दही में जितने जिसमें डालना उसमें डालो,
नहीं समझे, प्रकाश करण जो है उसकी जो आवृत्ति है वो चेंज नहीं होगी, सब चेंज हो जाएगा, बाकी आवृत्ति चेंज, सॉरी वेग चेंज हो जाएगा, ठीक है, तरंग दर चेंज हो जाएगी, आयाम चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगी, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो कह रहा है पहले प्रकाश की चाल इतनी थी, फिर एक अन्य माध्यम में डाल दिया 1.5 के, ठीक है। तो कह रहा है नए माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ, v का मान चाहिए नए माध्यम में। तो एक फॉर्मूला है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रख लेना इसको, C/n बराबर में v, ठीक है, C/n बराबर में v, हमेशा ध्यान रखो। c की वैल्यू 3 × 10⁸ सवाल बन जाते हैं इस पर एक नंबर के, जरा सा बस फॉर्मूला लगाना है, तुरंत आंसर। n का मान 1.5 बराबर में v, 1.5 से 3 कटेंगे 2 बार, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, कम हो गई ना प्रकाश की चाल, पहले 3 थी अब 2 हो गई, घातें तो सेम ही है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इस पर भी ध्यान देना ज़रा। चलो मिलते हैं, ठीक है।